हेलो स्टूडेंट। तो आज हम बुक दूसरी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये 16 की बुक का हम ये सामाजिक जनसंख्या का चैप्टर करेंगे। तो शुरू करते हैं। इसके चैप्टर में फर्स्ट हम करते हैं भारत में जनसंख्या का आकार और विकास। इसमें हम ये पढ़ेंगे, इसमें मैं पॉइंट में आपको बता देती हूँ। इसके जो पॉइंट होंगे वो इस प्रकार होंगी: जनसंख्या के आकार और विकास, कि जनसंख्या किस प्रकार जनसंख्या में वृद्धि होती है और उसका आकार किस प्रकार बढ़ता चला जाता है। और उसका दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे हम जनसंख्या परिवर्तन के निर्धारक तत्व, कि जनसंख्या में किस प्रकार परिवर्तन हो रहे हैं और उसका क्या एक निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। फिर तीसरे पॉइंट में हम पढ़ेंगे जनसंख्या के आकार और विकास के परिणाम। तो शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। इसमें बताया गया है कि जनसंख्या आकार, इसमें बताया गया है, इसमें तुलना की गई है कि हमारी जो आबादी है, भारत की आबादी है, वो किस किस से ज़्यादा है और किस किस से कम है। जिसमें आबादी की एक जनगणना की गई है कि किस प्रकार आबादी किससे ज़्यादा है। तो पढ़ते हैं। भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला देश है। इसकी आबादी 2001 की जनगणना के अनुसार 103 करोड़ है। 1991 के बाद की जनगणना के बाद जनसंख्या में 18 करोड़ की वृद्धि हुई। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में प्रति वर्ष लगभग 1 करोड़ 8 लाख लोगों की बढ़ोतरी होती है। प्रति वर्ष की बात इसमें की गई है। ये ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से भी ज़्यादा है। तो इस प्रकार आप समझ रहे हो किससे ज़्यादा है और इसकी आबादी किस प्रकार बढ़ती है। और इसमें यही बात की गई है कि किस पॉइंट से किस पॉइंट तक बढ़ा है। तो आप इसको इतना आप समझ लीजिएगा कि संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, आबादी कोई घट नहीं रही है, यही इसमें बात की गई है। तो आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के निर्धारक तत्व। 3 तथ्य किसी भी देश की जनसंख्या के आकार में परिवर्तन के कारक होते हैं: जनन क्षमता, मृत्यु दर और देशांतरण। जनन क्षमता की जो जन्म लेने की जो दर है वो कितनी ज़्यादा बढ़ती है, और मृत्यु दर इन दोनों के बीच में तुलना की गई है कि इस जन्म दर और मृत्यु दर में एक दूसरे के प्रति कितनी तुलना में कौन ज़्यादा है और कौन कम है। और देशांतरण की बात की गई है कि कौन विस्थापित होता है, कौन आगे चला जाता है और कौन अपने देश में या कहीं भी स्थानांतरण रह जाता है, मतलब दूसरे देश के जाके बस जाता है। तो इस प्रकार इसमें यही बात की गई है। तो इन तीनों पे हम अभी चर्चा करेंगे। अभी इसके एक पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे। तो इन तथ्यों से अंतिम अर्थात देशांतरण भारतीय संदर्भ में जनसंख्या वृद्धि में कोई अहम भूमिका नहीं निभाता, क्योंकि ये कहीं ना कहीं दूर देश में चले जाते हैं या अपनी वास्तविक कोई भी घर में या परिवार में, राष्ट्र में कहीं भी रहते हैं तो वो अपना दूर चले जाते हैं या किसी भी स्थानांतरण हो जाते हैं। अतः ये आवश्यक हो जाता है कि अन्य 2 तथ्यों जनन क्षमता और मृत्यु दर की विस्तार से चर्चा की जाए। तो इसमें हम जन्म दर और मृत्यु दर की चर्चा इसमें करेंगे। तो भारत जनसंख्या के आकार और विकास के परिणाम क्या होते हैं, इसमें ये भी बात की गई है कि जो जनसंख्या के परिणाम निकल के आते हैं, मृत्यु दर, जन्म दर, तो उसके क्या परिणाम होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। भारत की जनसंख्या का आकार स्वयं ही चौंकाने वाला है और ये ऊंची दर से बढ़ रहा है। विकास कार्यक्रमों के माध्यम से गहरे प्रयासों के बावजूद उपलब्धियां बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पा रही है, क्योंकि जो भी सरकारी चीज़ें मुहैया करवाती है, जनसंख्या वृद्धि होने के कारण वो आम लोगों तक, जिनकी तक पहुंचानी ज़रूरी है, उन तक वो चीज़ नहीं पहुंच पाती। तो उसमें कहीं ना कहीं जनसंख्या एक ऐसा बहुत ही बड़ा मुद्दा है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की पैदावार किन वर्षों में बढ़ोतरी हुई है। खाद्यान्न की भी बढ़ोतरी हुई है, पैदावार भी बढ़ी है, क्योंकि जब जनसंख्या होगी ज़्यादा तो पैदावार भी उतनी ही बढ़ेगी। किंतु जनसंख्या की ऊंची दर के कारण प्रति व्यक्ति वृद्धि क्षीण हो रही है। जनसंख्या की जो ऊंची दर है
ये प्रति जो व्यक्ति, हर व्यक्ति की बात की जाए तो जो इसकी क्षमताएं हैं वो कम होती जा रही हैं किसी भी चीज़ पे लेकर। तो इन वर्षों में आवास की कमी में वृद्धि हुई है। स्वस्थ और चिकित्सीय सेवाओं, स्वस्थ और चिकित्सीय मतलब हॉस्पिटल्स और स्वास्थ्य के प्रति सेवा का वांछित स्तर प्राप्त नहीं किया गया। मतलब इसमें ये बात की गई है कि जो स्वास्थ्य, जो भी हॉस्पिटल में जो सेवाएं मुहैया करानी जानी चाहिए या कराई जाती हैं, वो कहीं पहुंचती हैं और कहीं नहीं पहुंचती, और पहुंचती भी हैं सेवाएं या लोग जाते भी हॉस्पिटल तो वहाँ पे उनसे अच्छा बर्ताव या अच्छी चीज़ें, स्वास्थ्य कोई भी अच्छी चीज़ें उनको अच्छी तरह से अगर कहा जाए तो उनको प्राप्त नहीं हो पाती हैं, और कहीं पर ये सुविधाएं ही नहीं हैं। तो इस प्रकार इसमें ये बात कही गई है। इसलिए राष्ट्रीय उत्पादन की वास्तविक वृद्धि की प्रवृत्ति प्रति व्यक्ति आय में परीक्षित नहीं हो पा रही। किसी भी इंसान की इतनी अच्छी आय नहीं होती है कि वो अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा कर सके। बेरोजगारी और अर्ध बेरोजगारी से संबंधित स्थिति ये दर्शाती है कि रोजगार बाजार इस बढ़ती हुई विशाल श्रम शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ है। क्योंकि बेरोजगारी है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है गरीबी है, विकास दर कम है, जिससे बेरोजगारी भी है। और इस चक्कर में जो भी स्थिति है श्रम की, वो अच्छी चीज़ों करने में मतलब अच्छा अपना जो एक दायित्व होता है या अपना एक समाज में एक अच्छे बुनियादी या विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है। तो आगे पढ़ते हैं। जनसंख्या वृद्धि की दर अत्यधिक ऊंची भी प्रतीत हो सकती है, तथापि जब ये विशाल जनसंख्या के आधार पर लागू किया जाता है तो जनसंख्या में ये वृद्धि प्राप्त चौंकाने वाली है। इसमें ये बात कही गई कि जनसंख्या, अगर बड़ी जनसंख्या होगी भारत में या कहीं भी, तो वहाँ पे जो सुविधाएं हैं वो पर्याप्त नहीं हो पाएंगी, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है, रोज़गार कम है। किसी भी लाइन में चले जाओ, और इस प्रकार रोज़गार कम है तो भुखमरी भी ज़्यादा हो जाएगी, और भी जो भी समस्याएं होती हैं वो सारी समस्याएं आ जाती हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर करते हैं, नेक्स्ट पेज, और इसमें पढ़ेंगे जनन क्षमता कि जनन क्षमता कितनी होती है। बच्चे के जन्म की या मृत्यु की कोई भी उसकी मापन क्रिया को बताता है। प्रारंभ में बहुसंतान उत्पादकता मतलब संतान की बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी तथा और जनन क्षमता के अंतर व माध्य स्पष्ट करना आवश्यक है। बहुसंतान उत्पादक का तात्पर्य पूर्ण उत्पादन के शारीरिक सामर्थ्य से है, और जन क्षमता व्यक्ति या समूह के वास्तविक प्रजनन क्रिया से संबंधित है कि एक जनन क्षमता कितनी किस प्रकार होती है, और जो जनन क्षमता है वो मृत्यु दर से किस प्रकार ज़्यादा है या कम है। तो इस प्रकार करते हैं। जहाँ बहुसंतान उत्पादकता का कोई सीधा मापन नहीं है, जनन क्षमता का अध्ययन जनन के आंकड़ों से किया जाता है। स्थूल जनन दर जनन क्षमता का एक महत्वपूर्ण मापन है, जिसके लिए केवल जीवित जन्म अर्थात बच्चे जो जीवित जन्म लेते हैं उनका हिसाब रखा जाता है। ये समझ गए होंगे आप कि जो बच्चे जीवित हैं उनका हिसाब रखा जाता है, और जो उसी साल में मर चुके हैं उनका भी हिसाब रखा जाता है, और उनके बीच में अंतर किया जाता है कि जन्म दर कितनी ज़्यादा है और मृत्यु दर कितनी ज़्यादा है। तो अगर मृत्यु दर ज़्यादा है तो उसके क्या कारण है, इस पे आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। स्थूल जन्म दर की गणना कैलेंडर वर्ष के दरमियान एक वर्ष विशेष में हुए जीवित जन्म को उसी वर्ष के माध्य वर्ष की जनसंख्या से विभाजित कर दिया जाता है। इसमें यही चीज़ें बता गई है आपको, मेन चीज़ मैं आपको इसमें बताती हूँ। इसमें यही बात की गई है, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो जन्म दर है और जो मृत्यु दर है, इसमें जनन क्षमता की बात की गई है कि जन्म दर कितना प्रतिशत होता है। इसमें आंकड़े भी दिए गए हैं कि अगर जन्म दर हमने मापना हो तो हमने किस प्रकार हम माप सकते हैं, किस प्रकार हमें पता चल सकता है। तो वही चीज़ में फॉर्मूला बता रखा है कि एक वर्ष के दरमियान कुल जीवित जन्मों की संख्या, एक साल में जो भी जीवित बच्चे हैं, और उस वर्ष के माध्य कुल जनसंख्या और उसको बाद उससे 1000 से गुना कर दीजिए, तो ये अपना जन्म दर आ जाएगा। तो इसमें हमने यही चीज़ में बताया गया कि जन्म दर किस तरह हम नाप सकते हैं। तो आगे पढ़ते हैं।
भारत में जनन क्षमता का स्तर और प्रवृत्तियाँ। इसमें यही बताया गया है कि जो जनन क्षमता है, जो जन्म की क्षमताएं हैं बच्चों की, इसमें आंकड़े बताए हुए हैं कि किस प्रकार जन्म से लेकर के जो आंकड़े होते हैं उसमें बताया। मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। उसमें अन्य विकासशील देशों की तरह भारत में स्थूल पर्याप्त उच्च रहा है। 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में भारत के लिए प्रभावित जन्म दर 49.2% प्रति हजार था और 1951 और 61 के दशक में जो हमारी आज़ादी के बाद का दशक है, जन्म दर में 4 बिंदुओं की गिरावट आई है और ये लगभग प्रति हजार जनसंख्या 45 थी। 1961 से इस तरह ये दावे बहुत तेज़ी से नहीं, फिर भी लगातार गिरावट होती रही है। नमूना पंजीकरण विधि के आकलन के अनुसार 1988 में भारत में जन्म दर, मतलब इसमें पुराने जो सन 1988 या पुराने चीज़ों के आंकड़े बताए गए हैं कि उसमें जन्म दर या मृत्यु दर किस प्रकार थी, 2002 में किस प्रकार आंकड़े थे। इसमें आंकड़ों के बारे में बताया गया है और आंकड़े हमें याद नहीं होते एग्ज़ाम के टाइम में। मेन क्वेश्चंस जो आते हैं वो इस प्रकार आ सकता है कि उच्च जन्म क्षमता कितनी ज़्यादा होती है, या जो उच्च जन्म क्षमता या मृत्यु जन्म क्षमता, इनके बीच में तुलना कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम पढ़ते हैं उच्च जन्म क्षमता के निर्धारित तत्व। भारतीय स्त्रियों की उच्च प्रजनन क्षमता को कई तथ्य प्रभावित करते हैं। इनमें से कुछ तथ्य की हम विवेचना करते हैं। बौद्ध धर्म को छोड़कर दुनिया का हर धर्म अपने अनुयायियों को जन्म देने और वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अतः ये एकदम से आश्चर्यजनक नहीं है कि इस भ्रामक धारणा और धर्मों का सामाजिक संस्थाओं द्वारा प्रबलता से समर्पित उच्च जनन क्षमता की प्रवृत्ति ने पारंपरिक भारत में परिवार के आकार के स्तर को अपने हिसाब से तय किया है। मतलब इसमें ये बात की गई है कि बौद्ध धर्म को छोड़कर और सभी धर्म बच्चे को महत्वपूर्ण मानते हैं और जन्म दर चाहते हैं कि हाँ, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बच्चे के जन्म को महत्वपूर्णता दी जाती है। उसमें ये पॉइंट लिख सकते हैं। दूसरा तथ्य जो उच्च जनन क्षमता को आधार प्रदान करता है, ये है वैवाहिक संस्था की सार्वभौमिकता। हिंदुओं में एक पुरुष से ये आशा की जाती है कि वे अपने जीवन के विभिन्न पड़ावों के अपने कर्तव्यों को पूरा करें। विवाह ऐसा ही एक कर्तव्य माना जाता है। हिंदू औरतों के लिए विवाह आवश्यक समझा जाता है क्योंकि वे मात्र इसी संस्कार के अधिकारी हैं। यद्यपि हिंदू पुरुष के जीवन में कई संस्कार होते हैं। मतलब इसमें हिंदू की बात की जाए, हिंदू की तो बात हो ही रखी है, लेकिन इसमें कर्तव्य बताए गए हैं कि स्त्री क्या कर्तव्य होते हैं, पुरुष के क्या कर्तव्य होते हैं। उन्हें अपने कर्तव्य निभाने ही पड़ते हैं। अगर शादी के मामले में भी बात की गई है कि अगर शादी ज़रूरी है और महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि शादी से ही वंश परंपराएं आगे बढ़ती हैं, तो इसमें विवाह को महत्वपूर्णता दी गई है। तो दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट, हाल ही के वर्षों तक भारत में प्रथा के अनुसार हिंदू लड़कियों की शादी उनके राज्य 16 होने से पूर्व ही कर दी जाती है। आज भी बावजूद इस कानून के ही 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों की शादी नहीं हो सकती। उनकी शादी इससे पूर्व ही कर दी जाती है। भारत में परंपरागत रूप से स्त्रियां कम उम्र से ही बच्चों को जन्म देने लग जाती हैं और जब तक जैविक रूप से इसके अयोग्य नहीं हो जाती ऐसा करती रहती हैं। मतलब जब तक प्रकृति ही या खुद से ही वो माँ ना बन पाएँ, तब अगर वो एक लिमिट होती है बच्चे जन्म देने की, अगर जब तक वो अयोग्य हो जाती हैं, अगर नहीं, जब तक नहीं होती तो वो अपने बच्चों को जन्म देती रहती हैं। जब प्रकृति के दिन से ये चीज़ हट जाती है तो वो
बच्चे अपने आप समझ गए होंगे, इसमें कोई वो नहीं है। हर परंपरागत समाज की तरह भारत में भी बच्चों को जन्म देने पर काफ़ी जोर दिया जाता है। समाज उस औरत को तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से देखता है जो संतान उत्पत्ति नहीं कर सकती, जो संतान को उत्पन्न नहीं कर सकती। वस्तुतः नई बहू परिवार में अपने अंधकारपूर्ण स्थिति से तभी निकल पाती है जब वह एक बच्चे को, खासकर लड़के को जन्म देती है। जब लड़की को जन्म देती है तो उसका पूरा दायित्व खत्म हो जाता है, क्योंकि लड़के को महत्वपूर्ण माना जाता है। किसी भी, कोई भी, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे, इसमें लड़के को महत्वपूर्णता दी जाती है क्योंकि ये वंश चलाते हैं, इसीलिए इसमें। और जब तक नहीं होता तो उनको बांझ कह के पुकारा जाता है, या और भी उनको दुख भरी जो भी उनको दुख होता है, या तेरे बांझ, या और भी उल्टा टाइप में ऐसे कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। लड़के के लिए पक्षपातपूर्ण चाहत भारतीय संस्कृति से गहराई से जुड़ा हुआ है। पारिवारिक क्रम की निरंतरता बनाए रखने के लिए और माता पिता की बुढ़ापे में देखरेख करने के लिए लड़कों की आवश्यकता महसूस की जाती है। हिंदुओं में लड़के की चाहत सिर्फ इसलिए नहीं होती कि वे पारिवारिक क्रम को जारी रखें और बुढ़ापे में सुरक्षा प्रदान करें, बल्कि इसलिए भी होती है कि वे औपचारिकता के साथ चिता को अग्नि दे और अपने माता पिता की आत्मा के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करें, अपने शादी करें अपने माता पिता का, ये कह सकते हैं। भारतीय समाज में लड़के की चाह इतनी प्रबल है कि एक पति पत्नी कई लड़कियां होने के बावजूद कम से कम एक लड़के की उम्मीद में संतान उत्पत्ति जारी रखते हैं। ये तो सच्चाई है ही है कि ये ऐसा होता है और अभी भी ऐसा हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। भाग्यवादी यही है, इसमें ही बात की गई है कि भाग्य पे भरोसा करना। भाग्यवादी प्रवृत्ति भारतीय समाज में अंतर्निहित है, मतलब ये भारतीय समाज में कूट कूट के भरी पड़ी है और ये बचपन से सिखाई जाती है। ऐसी प्रवृत्ति संतान उत्पत्ति के संबंध में सर्व निर्णय के अधिकार को लागू करने के खिलाफ है। मतलब खुद का निर्णय नहीं कर सकते संतान उत्पत्ति में कि नहीं करना है, मतलब बच्चे करने हैं। अगर एक लड़का चाहिए ही चाहिए, इस बात पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। बच्चों को ईश्वर का उपहार समझा जाता है और उनकी संख्या निर्धारित करना मनुष्य का काम नहीं। नवजात और बाल मृत्यु की ऊंची दर भी बहुत बेहतर परिवार के कारक हैं। मतलब बच्चे का जन्म, माँ इतनी शारीरिक रूप से इतनी कमज़ोर होती हैं, फिर भी बच्चे को जन्म देते और इस प्रकार बच्चे की जो मृत्यु दर है वो भी स्टार्टिंग हो जाती है बच्चे के मरने की, क्योंकि बच्चे कमज़ोर होते हैं और इस प्रकार वो ज़्यादा जीवित नहीं रह पाते। एक पति पत्नी इस उम्मीद में बहुत सारे बच्चे पैदा कर लेते हैं कि इनमें से कुछ तो जवान होने तक जिंदा बच जाएंगे या बच ही जाएंगे। औरतों की निम्न स्थिति भी उच्च जनन क्षमता की जिम्मेदार है। औरतें बिना कोई प्रश्न के अत्यधिक संतान उत्पत्ति आत्म प्रदर्शन के किसी विकल्प के अभाव में करती चली जाती हैं। मतलब वो भी मनाही नहीं करती हैं और बच्चे जिस प्रकार उनको प्रेशराइज किया जाता है बच्चे को पैदा करने के लिए या अपने वंश चलाने के लिए, तो वो उसको मान लेती हैं क्योंकि उन पर दबाव होता है। इस तरह भारतीय समाज में अधिक बच्चे पैदा करना सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्य है। मतलब बच्चे को पैदा करना समाज में भी मान्य है और संस्कृति भी कहती है और धर्म भी कहता है, क्योंकि ये वंश को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। अंततः भारतीय नारियों की जनन क्षमता अधिक है। पता ही होगा भारत में कितनी, ऐसी तो आबादी इतनी बढ़ी नहीं है, तो भारत में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और जनन क्षमता है, बच्चों को जन्म देने की जो क्षमताएँ हैं माताओं में वो ज़्यादा है। बहुधा बच्चों की संख्या सीमित रखने का कोई आर्थिक अभिप्रेरणा नहीं होता, क्योंकि जन्म देने वाले माता पिता के जिम्मे अपने बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने की तक जवाबदेही नहीं होती जब तक वह बेहतर परिवार के जिम्मे परिवार में जन्मे सभी बच्चों की देखरेख की स्वीकृत भागीदारी होती है। पुनश्च गर्भ नियंत्रण विधि के विस्तार से अपनाने की कमी
के कारण भारतीय स्त्रियों की जनन क्षमता उच्च बनी हुई है। नियंत्रण नहीं रखती हैं वो अपने कोई भी जो गर्भ नियंत्रण गोलियां होती हैं कुछ भी, तो इस प्रकार उन्हें कह सकते हैं कि वो अपनी नियंत्रण नहीं, क्योंकि उनको प्रेशराइज किया ही जाता है। इस प्रकार उनकी जो जन्म क्षमता होती है, बच्चे को जन्म देने की क्षमता, ये भारतीय में तो ये बढ़ती ही चली जाती है। इन सभी कारकों को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। वास्तव में यह अनेक कारकों का समीक्षण है जो भारत में उच्च जन्म दर में अपना योगदान देते हैं। उच्च जन्म क्षमता के तथ्यों के संबंध में विचार करते हुए ये भी आवश्यक है कि परंपरागत भारतीय मान्यताओं पर ध्यान दिया जाए और जो दंपत्ति के संतान उत्पत्ति से संबंधित व्यवहार को प्रभावित करता है। जैसे मैंने कहा कि वंश को चलाने के लिए, क्योंकि परंपरागत तौर पे ही ये चला आ रहा है कि वंश को आगे बढ़ाने के लिए, तो इसमें वही बात की गई है कि परंपरागत भारतीय मान्यताओं में भी ध्यान दिया जाए। ध्यान देते हैं दंपत्ति जो होते हैं उन पर, उनको प्रेशराइज किया जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में स्तनपान सार्वभौम रूप से प्रचलित है और इसका गर्भधारण पर एक निषेधात्मक प्रभाव पड़ता है। जो भी वर्जनाएं हैं आसान्य प्रसव अवधि के बाद वाले समय में प्रचलित होती हैं। जो भी परिवर्तन होते हैं ये प्रसव के बाद ही होते हैं स्त्री के जीवन में। जब पति पत्नी से शारीरिक संपर्क नहीं करने की आशा की जाती है, जन्म देने के समय माता पिता के घर खासकर पहली बार जाने का प्रचलन भी देश के कई भागों में सामान्य है। मतलब जन्म देने से पहले अपने माता पिता के घर अक्सर लड़कियां जाती हैं, इसमें ये कहा गया है। और इससे जन्म के बाद पति पत्नी के बीच संपर्क होने से रुकावट आती है, जिससे गर्भधारण की प्रक्रिया टलती है। महीने के कुछ खास दिनों में भी संपर्क प्रतिबंधित होता है। सामान्यतः ये भी जानकारी में आया है कि दादी नानी बन जाने के बाद भी कई औरतें संतान उत्पत्ति करती हैं, तो उनकी स्थिति एक हंसी का पात्र बनकर वो रह जाती हैं। इस प्रकार कि गर्भधारण की कोई निश्चित वो नहीं होती। अगर बुढ़ापे में भी न्यूज़ में भी कहीं देखा होगा आप सबने कि किस प्रकार बूढ़े लोग भी बच्चे को जन्म दे देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। उच्च जन्म क्षमता के परिणाम। क्या परिणाम है उच्च जन्म क्षमता की? देश की जनसंख्या समस्या को व्यापक रूप से प्रभावित करने के अलावा उच्च जन्म क्षमता परिवार और समाज को कई रूप से प्रभावित करती है। औरतें अपने उत्पादक जीवन के सर्वोत्तम वर्षों में संतान उत्पत्ति और उनके लालन पालन में बन जाती हैं। इसमें यही बात की गई, इतने कठिन शब्दों का इसमें यूज़ हो रखा है, इसमें यही बात की गई है कि औरतें अपना आधा जीवन तो बच्चों की परवरिश में ही निकाल देती हैं। इस तरह वे अपनी क्षमता के प्रदर्शन और आत्मविकास के अन्य माध्यमों को ढूंढने से वंचित रह जाती हैं। उनमें कोई ख्वाहिश होती है आगे कुछ एक करने की, तो वो कहीं ना कहीं वो बंध जाती हैं अपने बच्चों में ही। ये कुंठा को जन्म दे सकता है। अत्यधिक संतान उत्पत्ति उसके स्वयं के और उसके बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ये तो है ही है कि अगर ज़्यादा संतान होंगी तो माता या बच्चे कुपोषित हो सकते हैं। माता के अंदर यानी खून की कमी हो सकती है। बहुत से बच्चों की देखभाल करना ऐसी औरतों के क्षीण शारीरिक मानसिक शक्ति पर अतिरिक्त रूप से तनाव डालता है, क्योंकि वो बच्चों को इतना संभाल ही नहीं सकती और वो कहीं ना कहीं तनाव में होते हैं, गुस्से चिड़चिड़ा उनमें भर जाता है। बड़े परिवार में भरण पोषण की जिम्मेदारी परिवार के कमाऊ व्यक्ति पर अतिरिक्त भार डालता है। न्यूनतम जीवन यापन के लिए निरंतर संघर्ष से थकने लगता है। दैनिक जीवन की समस्याओं से बचने के लिए वह शराब आदि व्यसनों का सहारा ले सकता है। मतलब इतनी ज़्यादा एक तो टेंशन हो जाती है, एक कमाऊ चाहे वो एक लेडीज़ हो या जेंट्स हो, अपने परिवार के लिए अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनमें कहीं ना कहीं तनाव हो जाता है, जो परिवार और आर्थिक भावनात्मक स्थिति को और भी बर्बाद कर डालता है। चिड़चिड़ापन हो जाता है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो यही बात इसमें कही गई है। तो ये चित्र आप देख सकते हैं, इस पर किस तरह बच्चे हैं, फिर भी बच्चा है इस तरह आप देख सकते हैं। अब बुक्स होगी तो आप उसमें
पढ़ सकते हैं। इसमें बताया है जनन क्षमता का सामाजिक प्रभाव। आगे बढ़ते हैं। बच्चे जो बहुधा अनचाहे, मतलब अनचाहे तौर पे ही लड़के, जिससे लड़के का चाह है और लड़की हो जाना, तो ये अनचाहे तौर पे कह सकते हैं। बच्चे जो बहुधा अनचाहे, बिना प्यार के और तिरस्कृत होते हैं, उन्हें एक तरह से तिरस्कृत होते हैं, उन्हें इतने महत्व नहीं दिया जाता, अपनी मर्जी से अपना जीवन बसर करने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप ऐसे बच्चों में कभी कभी अपराध प्रवृत्ति पनपने लगती है। गालियाँ देने लग जाते हैं बच्चे, लड़ाई झगड़े करने लग जाते हैं। बड़े परिवार के बच्चों को बहुत कम उम्र से काम करना पड़ जाता है। जो बड़े जो संयुक्त परिवार कह सकते हैं और बड़े परिवार कह सकते हैं, वो बहुत कम उम्र में ही काम पर शहरों की ओर निकल जाते हैं। काम की तलाश में जो भी उनको मिलता है वो शुरू कर देते हैं, ताकि वे परिवार के क्षीण आर्थिक स्रोतों को बढ़ाने में सहयोग दे सके। इस तरह वह स्कूल जाने और शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रह जाते हैं। लड़की सबसे ज़्यादा नुकसान उठाती है, वह बहुधा स्कूल ही नहीं भेजी जाती। मतलब बहुत संख्या में लड़कियां ऐसी हैं जो स्कूल नहीं भेजी जाती या छोटी उम्र में स्कूल जाने से रोक दी जाती हैं, ताकि वह घरेलू कामकाज में अपनी माँ की मदद करें। और जब उसकी माँ काम पर हो, कहीं बाहर काम कर रही हो, तो वह अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करें। छोटी उम्र में विवाह उन्हें संतान उत्पत्ति की ओर ढकेलता है। कम उम्र में लड़कियों का जब विवाह हो जाता है तो वह जब पढ़ाई लिखाई नहीं करवाते हैं माँ बाप, तो उनका विवाह ही कर देते हैं। इस तरह ये दूषित चक्र चालू रहता है। बड़े परिवारों में बच्चे, लड़का लड़की इस प्रकार बचपन के आनंद से वंचित रह जाते हैं और अत्यंत छोटी उम्र में ही प्रौढ़ता प्राप्त कर लेते हैं। जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं, कह सकते हैं जीवन नरक हो जाता है। सुखी और स्वस्थ परिवार ही वह आधार है जिस पर स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। अत्यधिक जनन क्षमता जो पारिवारिक असंतोष और अस्थिरता के कारणों में से एक है, को स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए बदलने की आवश्यकता। तो इसमें हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। अगर तो हमने इसमें पढ़ा कि जनसंख्या के आकार और विकास, आकार किस प्रकार है, जनसंख्या के परिणाम के बारे में पढ़ा, और जन्म क्षमता के बारे में पढ़ा। मृत्यु दर के बारे में हम अगले चैप्टर में करेंगे। तो यहाँ तक समाप्त करते हैं। हम जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे और आपको ये समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक और कीजिएगा। थैंक यू।